हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट स्टूडियो में, जैसे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 वो आ चुकी है। तो दुनिया में सबसे अमीर कौन है, भारत में सबसे अमीर कौन है, केंद्र सरकार ने कितने संस्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है, और ये नेशनल क्वांटम मिशन ये है क्या, इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी, उसकी नई अध्यक्ष बना दी गई हैं। कौन है वो? केंद्र सरकार ने मर्चेंटाइल ट्रेड इंडेक्स यानी एमटीआई, उसका एक बेस ईयर जो है ना वो चेंज कर दिया है, वो जानेंगे। भारत के किस देसी जीपीएस के एक सैटेलाइट की परमाणु घड़ी फेल हो गई है, जिसकी वजह से भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है अपना वो चरमरा गया है, वो चर्चा करेंगे। ट्रंप ने किस स्ट्रेट को खुलवाने के लिए देशों से मदद मांगी और इनकार मिला? भारत दुनिया के कितने प्रतिशत नारियल का उत्पादन करता है, और इस तरह से दुनिया में पहले स्थान पर है भारत। भारत में फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी थी, थोक महंगाई दर कितनी थी, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो 2 दिनों के कंटेंट हैं, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और वहीं पर बेल आइकन भी मिलेगा आपको, वहाँ ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सुबह मैं डेली का करंट अफेयर्स लाता हूँ, जिसमें 10 12 15 क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल बताता हूँ। और शाम को करीब, या कहें रात को 10 11 बजे के आसपास वो स्पेशल टॉपिक पे कंटेंट होता है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आंसर हुआ एलन मस्क। एलन मस्क फिर से इस लिस्ट में सबसे अमीर हो चुके हैं। ये एनुअल लिस्ट जारी होती है और इसको जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जारी करता है। और इसमें दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी संपत्ति का आकलन किया जाता है। तो 2026 में इस रिपोर्ट में एलन मस्क जो है वो लगातार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति लगभग 792 अरब डॉलर है, और 6 साल में 5वीं बार वो टॉप पर आए हैं। तो ये पूरी लिस्ट है टॉप 10 की, ये देख रहे हैं आप, इसको एक बार जरा इस तरह से भी देख सकते हैं। नंबर 1 पे है एलन मस्क, 792 बिलियन डॉलर का है। और वो कौन है? तो स्पेस एक्स, और इसके अलावा टेस्ला कंपनी के वो बड़े, मतलब उसमें शेयर है उनका, सीईओ हैं। फिर दूसरे स्थान पे है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक हैं, उसके सीईओ हैं। 300 बिलियन डॉलर की संपत्ति है उनकी। उसका स्थान आता है लैरी पेज का। हाँ, लैरी पेज का, जो कि आप कहें अल्फ़ाबेट जो है ना, यानी गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, उससे रिलेटेड है, उस संस्थापक माने जाते हैं। तो उनका 271 बिलियन डॉलर। फिर है लैरी एलिसॉन, और उनका है 267 बिलियन। ठीक है, ये ओरेकल के जो सीईओ हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखेंगे सरगेई ब्रिन है अल्फ़ाबेट, उसके जो दूसरे फाउंडर कहिए गूगल के, वो हैं, उनके पास संपत्ति। फिर अगला स्थान है मार्क जुकरबर्ग का, जो फेसबुक यानी मेटा जो प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ हैं। फिर और दूसरे नाम जो है ना वो हैं। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण ये डेटा। ओके, अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की जो अरबपतियों की संख्या है वो अच्छी खासी है, और इसमें मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो। ओके, शाहरुख खान के पास 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की संपत्ति है, ये भी बताया गया है। खैर, चले आगे बढ़ते हैं, आप 1 2 नाम ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन यानी एनक्यूएम, उसके तहत मार्च 2026 में 23 संस्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये मिशन कब शुरू किया गया था? ये जो मिशन है ये नेशनल क्वांटम मिशन, तो इसका आंसर क्या होगा? 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, और तो अभी लेटेस्ट खबर ये देख रहे हैं आप द हिंदू में, गवर्नमेंट क्लियर्स 23 इंस्टीट्यूट्स टू सेट अप क्वांटम लैब्स। तो ये स्थापित होंगे, और मंजूरी इसी के तहत दी गई है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत।
और निर्णय जो है ना वो भारत को उभरते हुए जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसका जो दुनिया में विकास हो रहा है, तो उसमें भारत भी उस प्रतिस्पर्धा में रह सके, इसके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये जो लैब है ना, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सब में प्रशिक्षित हो सके, ट्रेनिंग मिल सके। और सरकार ने ये तय किया है कि भविष्य में 100 और संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वांटम लैब स्थापित किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो एक तो हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वांटम कंप्यूटर जो ना, तो वो इस तरीके का होता है कुछ। पहले हम बात कर लेते हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन है क्या। तो भारत सरकार का एक पहल है, मिशन है। शुरुआत 2023 में हुई थी। लागत इसकी 6000 करोड़ रखी गई है और लक्ष्य ये है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़े, रिसर्च, इंडस्ट्री में इनोवेशन, ये सब हो सके, सुरक्षित कम्युनिकेशन हो सके, ये सब चीज़ें हैं। तो शुरुआती दौर में क्या किया गया था कि आईआईटी और आईआईएससी, उसमें क्वांटम फैब्रिकेशन फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। उसकी प्रक्रिया चल भी रही है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। देखिए, ये ऐसी तकनीक है जो एटम्स यानी परमाणु और उसके जो सब एटम्स पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, उसके जो अजीब व्यवहार होते हैं उसको उपयोग करता है ये कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि जहाँ सामान्य जो टेक्नोलॉजी है, जो सामान्य जो कंप्यूटर हैं वो सामान्य दुनिया के सामान्य नियमों पर चलते हैं, वहीं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होता है वो माइक्रो वर्ल्ड के नियमों पर चलता है। 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं उसके। सुपर पोजिशन एक होता है कि एक कण जो है ना वो एक समय में कई अवस्थाओं में रह सकता है। जिसे आपने सुना होगा ना कंप्यूटर में 0 और 1, इसके जरिए पूरा कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होता है उसका इंटरनल वो चीज़ें चलती हैं। तो ये 0 होता है या 1 होता है बिट, लेकिन एक साथ नहीं होता है। जबकि इसमें क्या है ना, जो क्वांटम कंप्यूटर है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसमें 0 और 1 एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो एंटेंगलमेंट भी होता है। एक तो 2 कण जुड़ जाते हैं और तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्वांटम टनलिंग भी कहा जाता है। टनलिंग का मतलब ये माना जाता है ना कि अगर कोई दीवार है तो कण पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो कण हैं वो इस बाधा को पार कर जाते हैं, इस पार भी आ सकते हैं, तो दीवारों के आर पार हो जाना। तो ये सब क्वांटम जो कंप्यूटिंग है ये सब के बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम डिटेल में बात करें तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, तो आपके लिए समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, आज के जो सुपर कंप्यूटर भी है ना, मतलब सामान्य कंप्यूटर जो आपके पास होंगे उससे भी तेज सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज ये क्वांटम कंप्यूटर होगा। फायदा क्या होगा, दवाओं की खोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति आ जाएगी, मौसम, इसके अलावा स्पेस रिसर्च में क्रांति आ जाएगी, और बहुत सटीक माप हो पाएगा, जैसे जीपीएस है, डिफेंस से रिलेटेड है, मेडिकल चीज़ों में इसमें काम आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं होती। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि राम कथा मैं कहता हूँ अब भाई वो कैसे पढ़ पाओगे अगर बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, तो बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तो करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी बता सकता हूँ कि ये ऐसा है, ये इसका आंसर ये होगा, लेकिन जब आप समझेंगे तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी तो ये याद रह पाएगा। नहीं तो रटन तो विद्या से एग्जाम तो क्लियर नहीं होना है आपको। ठीक है, तो बेसिक्स समझिए आप। वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, वो जो लिखा ना राम कथा, वो इस मतलब अलग तरह का शब्द था, इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा कर ली। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है सामने। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी, तो उसकी नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। आंसर क्या होगा इसका, साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और 18 मार्च को उनकी नियुक्ति हुई है अभी। ये जो पद है ना चेयरमैन का, ये 2024 से खाली था
24 में जो है ना वो हंसराम गंगाराम अहिर जिसके चेयरमैन थे। बाद में मैं उन इस वेबसाइट पर जाता था तो उस चेयरमैन ही लिखा रहता था, उन्हीं का नाम रहता था। बीच में कुछ दिनों से खाली पद के बारे में वेबसाइट पर लिखा रहता था। अब ये नियुक्ति हुई है, ठीक है। अब एक सवाल होगा आपके मन में कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में भी कुछ चीजें जान लें। कैसे ये अस्तित्व में आया, कैसे बना। दरअसल भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग का जो मुद्दा है ना, ये मुख्य रूप से मंडल कमीशन जो 1979 के आसपास आया था, कमीशन की रिपोर्ट, उससे ये उभरा था, ठीक है। तो मंडल कमीशन ने ओबीसी को 27% आरक्षण सहित कई सारी सिफारिशें की थी। और उनमें से कुछ सिफारिशों को, जैसे 27% आरक्षण को, जो 1990 में तत्कालीन जो वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, तो उसने सिफारिश को लागू किया था। और इसके बाद फिर ओबीसी सूची लिस्ट, फिर विवाद बहुत सारे उभरे, तो उसके समाधान के लिए एक संस्था की आवश्यकता हुई थी। और इसी के परिणाम स्वरूप 1993 में 1993 में एनसीबीसी उसका गठन किया गया था। हालांकि उस समय स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर इसका गठन किया गया था। बाद में इसको संवैधानिक दर्जा मिला 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और अगर सवाल हो एग्जामिनेशन में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो 338 बी, ठीक है, ये है अनुच्छेद। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 2018 से। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है। इसकी संरचना कैसी होती है इस आयोग की? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होते हैं। और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या है, तो ओबीसी सूची में शामिल करना किसी जाति को या हटाना, उस पर सलाह देना, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक जो सुरक्षा के उपाय हैं उसकी निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना, सरकार को नीति संबंधित सुझाव देना, सामाजिक आर्थिक विकास पर रिपोर्ट देना। शक्तियां क्या है, तो सिविल कोड जैसी शक्तियां इसके पास दी गई हैं जांच के दौरान। और ये केवल, हालांकि केवल सरकार के लिए सलाहकारी भूमिका ही निभा सकता है, सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो इससे भी प्रभाव इसका कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने मर्चेंटाइल ट्रेड इंडेक्स यानी एमटीआई, उसका बेस ईयर 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया है, आंसर को 2022-23 ये कर दिया गया है। भारत सरकार ने ये मर्चेंटाइल ट्रेड इंडेक्स, इसका बेस चेंज किया है, बेस ईयर अब 2022-23 हो गया है, ये याद रखिएगा। सवाल आपके मन में हो सकता है कि ये मर्चेंटाइल ट्रेड होता क्या है। देखिए, सरल अर्थ है, देशों के बीच में जो भौतिक वस्तु हैं या कहें गुड्स हैं, उसका आयात या निर्यात, इसमें सर्विसेज नहीं होती हैं, जैसे आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। केवल केवल जो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है उसी को हम मर्चेंटाइल ट्रेड कहते हैं, और उसी का ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब हमें आयात और निर्यात, उसमें कितनी तरक्की की या पिछले साल से कितना कम है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसको वाणिज्य मंत्रालय ये डेटा को तैयार करता है। ओके, तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर की क्या स्थिति है उसको समझने में मदद मिलती है। तो बेस ईयर अब हो गया है ये 22-23। तो अब बेस ईयर का मतलब क्या हुआ? एक तो बेस ईयर में क्या होता है ना, कई सारी चीज़ों को रखा जाता है कि हम जो तुलना करेंगे अपने एक्सपोर्ट का, वो इन चीज़ों से करेंगे। क्या होता है ना कि हर साल दर साल जो है ज़रूरतें और वस्तुओं का व्यापार, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसलिए ये किया गया है। अब 22-23 के डेटा को आधार माना जाएगा, 100 माना जाएगा, और उसी के आधार पर ये देखा जाएगा कि अभी कितना बढ़ा है, ठीक है। और इस दौरान जो इन्फ्लेशन है, इन सबको भी कट किया जाएगा। ये बदलाव सरकार का कहना था कि बहुत ज़रूरी था। अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक बदलाव हैं वो आए हैं, इसमें कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब, उसके जो वेटेज हैं वो बढ़ाए गए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें ये की गई हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। तो इसका क्या महत्व है,
अगर हम कहेंगे मर्चेंडाइल ट्रेड इंडेक्स का, क्या इससे फर्क पड़ जाएगा? तो देखिए, जीडीपी में जो रियल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट निकालने का उपयोग इसी से होता है। मैंने आपको जीडीपी के जो उसका जो फार्मूला है वो बताया था कि उसका पूरा फार्मूला होता है, उसी में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो इसी से डेटा से पता चलता है। और ये आरबीआई के द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसका विश्लेषण में उपयोग भी किया जाता है। सरकार को नीति बनाने में मदद मिलती है, अर्थव्यवस्था सही ढंग से चल रही है कि नहीं इसकी तस्वीर मिलती है। ठीक है, अब एक और चीज आपको मैं कुछ चर्चा कर देना चाहता हूँ। हाल फिलहाल के वक्त में कई सारे बेस ईयर चेंज किए गए हैं। जैसे जीडीपी का जो बेस ईयर नया आ गया है वो 22-23 से पहले 11-12 था। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स में बताया था। आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका नया बेस ईयर 2022-23 है, पुराना 11-12 था। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका नया बेस ईयर है 2024, पुराना जो था वो 2012 था। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका जो है वो 11-12 ही है, उसको चेंज करने की, रिवाइज करने की अभी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। हो सकता है कि ये 2022-23 कर दिया जाए डब्ल्यूपीआई भी। एमटीआई जो अभी आपने देखा मर्चेंडाइल ट्रेड इंडेक्स, ये नया अब 22-23 हो गया है, पुराना था 12-13। आगे बढ़े दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका नया बेस ईयर क्या है? हालांकि मैंने अभी अभी बताया था आपको। ठीक है, अच्छा दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, इससे पहले बताया था मर्चेंडाइल एक्सपोर्ट का था, मर्चेंडाइल ट्रेड का था, और ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है। आंसर क्या होगा इसका? इसका है 22-23। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहेंगे हम इसको। पहले 12-13 था बेस ईयर, अब 22-23 कर दिया गया है। तो क्या होता है ये आईआईपी? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये देश के जो औद्योगिक उत्पादन है यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको मापता है, और इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मुख्य सेक्टर है, जैसे खनन है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी को होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेस ईयर अब बदल दिया गया है इसका भी, ताकि सटीक डेटा जो है ना वो हो जाए। ओके, आधिकारिक आंकड़े हमें ढंग से मिल सकें, इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, लेटेस्ट जो अपडेट है, जो खबर ये देख रहे हैं आप द हिंदू में, क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ग्रोथ स्लो टू 3 मंथ लो, और ये पहुंच गया 4.8% पर। तो ये क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था उसमें कमी देखने को मिली है। कमी मतलब ग्रोथ रेट कम हुआ है, ग्रोथ तो हो रहा है, 3 मंथ का जो है ना सबसे कम ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इसके अलावा पावर सेक्टर, उपभोक्ता क्षेत्र, इन सब में थोड़ी सी मंदी सी स्थिति है, और इसकी वजह से औद्योगिक गतिविधि 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। दिसंबर 2025 में ये 8% था, अब उत्पादन जो है ना वो 4.8% का ग्रोथ रेट ही रह गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग दिया हुआ है। और अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं। हालांकि उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। करंट अफेयर्स का 2 तरह के बैच है, बेसिक है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, दूसरा है एसपीसीएस लेवल का। तो ये बहुत मामूली सा प्राइस है, शार्प लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। 150, 250, 300 इस मात्र पूरे 1 साल का ये कंटेंट, मतलब 1 साल तक वैलिडिटी होती है। पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के कंटेंट मिल जाएंगे, अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेस्ट, मॉक टेस्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब चीज़ आपको मिल सकेंगी। तो शार्प लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 16 मार्च को। पूरे देश में टीकाकरण को महत्व को बढ़ाने के लिए ये है, पहली बार मनाया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इसी तारीख को 16 मार्च
1995 को। तो आखिरकार पोलियो के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई। आज पोलियो के मामले न के बराबर दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन डे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम है बर्बादी मत सोचो, अवसर सोचो। डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी। मतलब ये है इस थीम का कि जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको रिसाइकलिंग करके हम नई अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये है भारत के किस नेविगेशन सिस्टम के सैटेलाइट IRNSS-1F की परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक वॉच जो है ना वो फेल हो गई, जिससे देसी जीपीएस को संकट का सामना करना पड़ रहा है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नाविक। ठीक है, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था, तो देख रहे हैं फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक। और ये है कि नाविक सिस्टम जो है ना वो एक तरह से कोलैप्स करने की स्थिति में है। मतलब यही हुआ इस खबर का। तो भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, जैसे कि जीपीएस आप मोबाइल में यूज करते हैं, ऐसे ही ये भारत का अपना है। तो देखिए, वैसे तो सैटेलाइट होने चाहिए थे कम से कम 7, 4 सैटेलाइट पर भी ये नेविगेशन हो जाता है, लेकिन अब तो 3 ही सैटेलाइट बचे हैं, तो नेविगेशन बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है इस वक्त हमारे लिए? क्यों इस वक्त ये जरूरी है? आप देखिए, मध्यपुर में यानी हमारे पड़ोस में ही तो है ये, यहाँ पर या कहें पश्चिम एशिया में, यहाँ युद्ध चल रहा है ना। और आप देख रहे हैं कि सब दुनिया चकित है कि ईरान जो है ना वो अलग अलग जगहों पर वो जहां चाहता है हमला करना वहीं हमला करता है। इन तमाम देशों में जो अमेरिकी दूतावास है उस पर हमला सीधा वहीं करता है वो। ठीक है, इसके अलावा जो तमाम देशों में रडार है, यहां तक इजराइल तक, सीधे इसके जो मिसाइल हैं, इसके ड्रोन है, वो वहीं पर जाके हिट करते हैं। कुछ को रोक पाते हैं ये देश, या कहें अमेरिका के जो रडार हैं या एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दुनिया चकित है, आखिर ये कैसे इतने सटीक वार कर देता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये जीपीएस को यूज कर रहा होता, अमेरिका कब का जीपीएस इसका जाम कर देता। फिर इसके जो मिसाइल है ना वो अंधे हो जाते हैं, अंधे की तरह जाता, कहीं भी गिर जाता, कहीं भी गिर जाता, तो उससे फायदा है नहीं, हमें निशाना मारना है। तो कहा जा रहा है कि रशिया या चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका ये यूज कर रहा है और उसी के जरिए ये तमाम हिट कर रहा है। तो आप देखिए ना, तो भारत को अभी क्या जरूरत है? भारत को अपना नेविगेशन सिस्टम की जरूरत है और भारत ने नाविक बनाया था, और उसके जरिए क्या है, हम युद्ध में, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में यानी शिपिंग में भी, इसके अलावा ट्रैकिंग में मोबाइल पर, खेती में, किसानी में और चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं भारत के लिए अपना। तो ये नाविक बनाया गया था। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कंसलेशन। तो हालांकि आधिकारिक नाम IRNSS है, नहीं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत का ये क्षेत्रीय जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं। टोटल 7 उपग्रह होने चाहिए थे और ये क्या करता, ये भारत और इसके अलावा 1500 किलोमीटर की दूरी तक ये सटीकता से हमें बताता। जैसे जीपीएस काम करता है उस तरह से नाविक काम करता। अब आप सोचिए कितनी जरूरत है। इसका विचार कैसे आया था? विचार आया था इसका 1999 में, जब कारगिल वॉर हुआ था। उस दौरान भारत ने अमेरिका से जीपीएस का डेटा मांगा कि भाई आप जीपीएस का डेटा दीजिए कि दुश्मन के, ये पाकिस्तानी जो सैनिक हैं पहाड़ों पे, वो किस लोकेशन पे हैं, हमें जीपीएस डेटा दे दीजिए, हम वहीं पर जाके मार देंगे। अमेरिका ने 1999 में करगिल वॉर के समय ये डेटा देने से मना कर दिया था और उसी समय भारत सरकार को समझ में आया कि अपना नेविगेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। फिर प्लानिंग हुई और 2006 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई।
2013 से 16 के बीच में जो सैटेलाइट है उसको इसरो ने लॉन्च किया। 2016 में इस नाविक सिस्टम को ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। अब इस दौरान क्या हुआ, सैटेलाइट हमारे पुराने होते चले गए। मतलब सबकी एज होती है ना, व्यक्ति की एज होती है तो सैटेलाइट की भी एज है, 10 साल, किसी का 15 साल। अब वो सैटेलाइट जो है ना वो गिरते खत्म होते चले गए, उसका जो एटॉमिक क्लॉक है वो खत्म होता चला गया। अब बचे हैं मात्र तीन, तीन ही पर निर्भर है, और वो भी सटीक हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकता है। ऐसे में भारत सरकार को अभी और इसरो को बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि हम जल्द ही, मतलब या इस साल के अंत तक हम कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, नई पीढ़ी के लॉन्च करेंगे, जिससे हमारा जो नाविक सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, वो काम करे। नाविक पर ही आधारित गगन है। गगन का यूज जो है ना हमारे जो एरो स्पेस से रिलेटेड चीजें हैं वो करता है। अब उसको भी समस्या आ गई है, अब सब जीपीएस पर एक तरह से निर्भर हो गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो, अगर भारत का युद्ध हो जाए कहीं तो हम मिसाइल कैसे भेजेंगे? अगर हमने मिसाइल भेजा और अमेरिका ने जीपीएस बंद कर दिया, उस दौरान ब्लॉक कर दिया, तो फिर हमारा मिसाइल तो अंधा हो जाएगा। इसलिए नाविक की जरूरत है। अब इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर कि ये परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक, अब ये होता क्या है? वैसे मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में अलग से आधे घंटे का वीडियो बनाया था, आप चाहें तो वो देख सकते हैं अगर विस्तार से जानना हो। देखिए, परमाणु घड़ी जो है ना वो मतलब आमतौर पे क्या है ना, हम जो घड़ियां इस्तेमाल करते हैं वो मशीन की तरह चलती है, ठीक है। बल्कि वो एक तरह से ये है कि इतने सेकंड में इतना बढ़ना है, ठीक, 1 सेकंड कितने का होगा ये तय किया हुआ। लेकिन क्या होना है, ये जो परमाणु घड़ी है वो सैटेलाइट में जो मौजूद है वो एटम्स यानी परमाणु के वाइब्रेशन को मापता है। परमाणु में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, तो वो निश्चित समय में फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कभी भी बदलती नहीं है, बिल्कुल एकदम वैसे ही होते हैं। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि अगर जरा मिली सेकेंड का भी अंतर हो गया तो डिस्टेंस कहा जाता है कि 300 मीटर दूर का बता देगा, ठीक है। आप यहाँ वो बताएगा कि आप 300 मीटर दूर हैं, लोकेशन अगर देखेंगे अपना तो इसलिए ये जो बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या था ना कि ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते थे यूरोप से, अमेरिका से भी कुछ टेक्नोलॉजी ली थी, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा नहीं। तो भारत ने खुद बनाया है। पिछले दिनों भारत ने 2025 में भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया था इसके लिए, यानी ये नाविक के लिए, लेकिन वो फेल हो गया था, हमारे सैटेलाइट पहुंच ही नहीं पाया वहाँ। तो अब बहुत ज़रूरी है, इस वक्त जब युद्ध चल रहा है, पूरा वातावरण बहुत ख़राब है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि नाविक वो जो है वो हमारे लिए ठीक रहे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रंप ने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सहयोगी देशों के साथ साथ चीन से भी युद्धपोत भेजने की अपील की, जिसे अधिकांश देशों ने अस्वीकार कर दिया। तो सबने कर दिया एक तरह से। कुछ ने कहा कि अच्छा हम विचार करते हैं, जैसे आपका ये साउथ कोरिया, वो कहा हम विचार करते हैं, अभी तक वो विचार ही कर रहा है। आंसर क्या होगा इसका? हॉर्मुज जल डमरू मध्य, या कहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। 30 किलोमीटर का सकरा रास्ता है। और इस जगह पर ईरान ने क्या किया है ना, ज़्यादातर इलाकों में उसने सी माइंस बिछा दिए हैं और कह दिया है कि आपको जाना है तो यहाँ से द्वीपों के बीच से होकर जाओ, ताकि हम नज़र रख सकें। अब वो कुछ ही देशों को परमिशन दे रहा है जाने को, जैसे चीन है। भारत के 2 ही जहाज यहाँ से गुजर पाए हैं, तीसरे जहाज को यहाँ से ऑयल लेना पड़ा है यूएई के, ताकि हम बाईपास कर सकें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो ये स्थिति है। तो इसको खाली कराने के लिए ट्रंप ने कोशिश की, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो फंस गए हैं इस युद्ध में। अब इजराइल की जबरदस्ती की वजह से ट्रंप यहाँ पर फंसे पड़े हैं। एक तो वहां पर अमेरिका में ही विरोध हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा,
कि भाई आप क्यों युद्ध कर रहे हो, दूसरे का इजराइल के युद्ध में क्यों फंसे पड़े हो। तो इन्होंने डिमांड की तमाम देशों से, नेटो से भी, सब ने मना कर दिया। तो अब परेशान हैं और कह रहे हैं अच्छा हम सबक सिखाएंगे, देख लेंगे, नेटो का भविष्य बहुत खराब होगा, वगैरह 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 वगैरह। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान के साथ भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर का 30.37%। ठीक है। और वह यूं है कि इस पर एक सवाल पूछा गया था संसद में। संसद का जो बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, उनका नाम है भागीरथ चौधरी, उन्होंने लोकसभा में जानकारी दी है। कुछ तथ्य की चर्चा कर रहे हैं नारियल से संबंधित। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत जो है ना, वो उत्पादन करता है दुनिया का 30.37% नारियल। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। विश्व स्तर पर नारियल की खेती लगभग 12,390,000, बहुत ज़्यादा हो गया, तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ से ज़्यादा हेक्टेयर जमीन पर होती दुनिया भर में, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वो हेक्टेयर भारत में है। भारत के बहुत सारे राज्यों में, एक तो कोस्टल एरिया में होता ही है, इधर नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में, कुछ मात्रा में उधर बिहार में भी, इन सब क्षेत्रों में भी थोड़े मोड़े, लेकिन ज़्यादातर कोस्टल एरिया में ही होता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण ये बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अच्छा, एक और चर्चा बताऊं मैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने जो ना नारियल संवर्धन योजना भी का ऐलान किया हुआ है। अभी जो बजट आया था ना 2026-27, उसमें नारियल संवर्धन योजना, और उसके तहत ये होगा कि जो नारियल उत्पादक लोग हैं, किसान हो गए, उससे जुड़े हुए लोग हो गए, तो उनको मदद दी जाएगी। ठीक है, नए किस्म के पौधों के लिए खाद, और पर्यावरण जो बदल रहा है उसके अनुसार हम कैसे क्या चीज़ें बदलाव करें, इन सब चीज़ों के लिए कोशिश हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? आंसर का 3.2%। अब फरवरी की बात क्यों हो रही है मार्च में? क्योंकि फरवरी का डेटा अभी मार्च में आया है, और ये लेटेस्ट आया 1-2 दिन पहले, ये हाँ मार्च में ही आया है ये डेटा। ठीक है, तो सीपीआई आधारित जो है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पर आधारित खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन 3.2% हो गई है, और ये पिछले 10 महीनों का उच्चतम स्तर है। जनवरी 2026 में ये दर जो है ना वो कम थी, तो मतलब ये है कि महंगाई बढ़ी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो बेस ईयर है वो बदल गया है, तो नए बेस ईयर पर ये दूसरा इन्फ्लेशन का ये आंकड़ा जारी किया गया है। ठीक है, सीपीआई का जो नया बेस ईयर है 2024 रखा गया है। ओके, अच्छा क्यों महंगाई बढ़ी है? तो प्रमुख कारण है जो फूड आइटम है उनकी कीमतें बढ़ी हैं, टोबैको, इन सब की बढ़ी है, और ये बताया जा रहा है कि अभी तो महंगाई दर और ज़्यादा बढ़ेगी मार्च का जब डेटा आएगा ना, क्योंकि जो उधर युद्ध चल रहा है ना मिडिल ईस्ट में या क्या पश्चिम एशिया में, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ना हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। आप देखिए ना, आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टिक है, वो कहाँ से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही निकल रहा है। आपके घर में, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो कीमतें बढ़ी हैं। अभी और आने वाले वक्त में देखेंगे कि अगला जो डेटा आएगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कौन जारी करता है खुदरा महंगाई दर? एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये तय होता है। उसमें क्या होता है? खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, मतलब आप जो खरीद सकते हैं ना, उन सब की महंगाई की गणना की जाती है। ठीक है, इसी की तरह। अच्छा, आरबीआई के द्वारा एक निर्धारित भी है कि महंगाई कितनी होनी चाहिए।
तो ये है कि 4% होना चाहिए, हालांकि 2% कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी 2% से 6% के बीच में अगर महंगाई दर है तो माना जाएगा कि देश की तरक्की ठीक चल रही है। अगर 2% से कम है या 6% से ज़्यादा है तो फिर माना जाएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर आरबीआई को कदम उठाने पड़ते हैं रेपो रेट में बदलाव करके। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही है? 2.13% थोक महंगाई दर रही है। ठीक है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है ये, और ये पिछले 11 महीने का उच्चतम स्तर है। ओके, ये है महत्वपूर्ण बात। क्यों महंगाई बढ़ी है? कच्चे तेल में कीमतें बढ़ी हैं, फूड आइटम भी बढ़े हैं कीमत, उसकी वजह से। अच्छा, थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो डीपीआईआईटी जारी करता है। डीपीआईआईटी जो ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंतर्गत है। और डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। ठीक है, जबकि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? वो जारी करता है आपको एनएसओ जारी करता है खुदरा महंगाई दर, और थोक महंगाई दर डीपीआईआईटी जारी करता है। ठीक है, थोक महंगाई मतलब जो आपका, आप जिससे सामान खरीदते हैं ना, वो जिससे सामान खरीदता है थोक में, वहां कितनी महंगाई बढ़ी है वो देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज फिर शाम को या कहें रात को स्पेशल टॉपिक पे कंटेंट देखिएगा, और कल जो है ना फिर दिन में सुबह कहिए डेली का करंट अफेयर्स आएगा। ओके, और अगर आपने शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है और जो बैचेज नहीं लिए हैं तो देखिएगा ज़रूर, ले सकते हैं आप। आपकी करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाएगी। ओके, बाय।